सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में इतना बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों, और पीछे लगे हुए इमेज से आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि ये क्या है। सो बेसिकली इस इमेज में हम ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इफ यू आर द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, और अगर आप IIT देना चाहते हैं या अगर आप नीट देना चाहते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ वी कैन रन द रेस एंड वी कैन विन द रेस। ओके, सो वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट। अगर हमारी टीम हमारे साथ है और अगर आप हमारे साथ हैं, तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं, और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर भी आप बन सकते हैं। इट मीन्स कि आप नीट भी क्वालिफाई कर सकते हैं और आप IIT भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास है बहुत ही एक्सपीरियंस, बेहतरीन, शानदार फैकल्टीज जो आपको शिखर तक पहुंचा के ही रहेंगी। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का पहला लेक्चर, जो कि एग्जाम में 12th क्लास में तो और भी पढ़ा चुकी हूं मैं, पर आज मैं शुरू करने वाली हूं लेक्चर किसी एक नए चैप्टर का। बहुत सारे बच्चों को ये क्यूरियस थे बहुत कि कौन सा चैप्टर मैम शुरू करने वाली है, तो आपको मैंने आपके मास्टर प्लान में बता दिया था कि कौन सा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। सो बेसिकली आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 3 एंड इट इज वन ऑफ द माय फेवरेट यूनिट्स, क्योंकि इसमें पढ़ाना होता है बीमारियां, और जहां बीमारियां वहां है आपकी शिप्रा मैम। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे बच्चों यूनिट 3 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो क्या आज ही कंप्लीट कर लेंगे, पहले लेक्चर पे सारा कंप्लीट कर देंगे? ना 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 ना, आज हम जो है इस यूनिट का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे और आपको बेहतरीन मजा आने वाला है। सो लेक्चर में पूरे समय मेरे साथ बनिएगा, अपनी आंख और अपने कान को खोलकर रखिएगा, पेन कॉपी NCERT के साथ बैठिएगा। कोई भी बच्चे अगर मेरा लेक्चर लगाने आ रहा है तो बिना NCERT के नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर कंटेंट क्या है यूनिट का कंटेंट क्या है? यूनिट में है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और यही चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस के बारे में आपको पढ़ना है। इसी यूनिट में आपको स्ट्रेटेजीज फूड प्रोडक्शन एनहांसमेंट है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर के 8 के बाद आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 10 विच इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल एंथुसियाज्म से हमको सारी चीजें पढ़नी है। तो चलिए, चैप्टर कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। पहला पैराग्राफ आपका NCERT का क्या कहता है वो देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बायोलॉजी जो होती है उसमें बहुत ही डिसिप्लिनरी साइंस होता है। हर कुछ जो होता है वो एकदम अरेंज्ड मैनर में होता है, यही पहली लाइन में बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोग्रेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रोसीडेड मच फास्टर देन इन बायोलॉजी। आपको पता है कितने ज्यादा जल्दी लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं बायोलॉजी में। एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ आल्सो हैव हायर विजिबिलिटी देन दोज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये भी बात सही है। हाउएवर 12th सेंचुरी द सर्टेनली 21st सेंचुरी हैज क्या था, हाँ, सेंचुरी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज इन द फर्दरिंग ह्यूमन वेलफेयर। आपको 21वीं सदी में ये भी समझ में आया कि जो बायोलॉजी कीड़े मकोड़ों तक सीमित थी, वैसा नहीं है, वो ह्यूमन के भी यूज में आती है। उसी बायोलॉजी को पढ़कर हमें पता चलता है कि किसको बीमारी है और किसको बीमारी नहीं है। क्या माइक्रोब्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री में यूज हो सकते हैं, मेडिकल जो है इंडस्ट्रीज में यूज हो सकते हैं, आपके कमर्शियली यूज हो सकते हैं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा मानते थे कि बेहतरीन सब्जेक्ट है, पर आपको अब जो है ये समझ में आने लगा कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ये बताते हैं कि बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल तक सीमित नहीं है। बायोलॉजी एक बहुत ही इलाबोरेटेड सब्जेक्ट है और हर कोई बच्चा इसे पढ़ना चाहिए, और इसकी बहुत सारी जो है विंग्स हैं। लोगों को लगता था कि सब डॉक्टर बनेंगे हम बायोलॉजी पढ़ के, तो ऐसा नहीं है। 21वीं सदी में बायोलॉजी का एक एक्सटेंसिव यूज हमें पता चला है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर बनेगा तुम, बहुत सारा और कुछ भी बन सकता है, बिकॉज इसकी बहुत सारी विंग्स हैं। ठीक है, ओके, तो आप यही चीज में लिखी हुई है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, सिंथेटिक प्लांट डिराइव्ड ड्रग्स, एनेस्थेटिक्स हैव द चेंज इन द मेडिकल प्रैक्टिसेस इन वन हैंड एंड ह्यूमन हेल्थ ऑन अदर हैंड। तो एनेस्थीसिया हमने खोजा, बहुत सारी वैक्सीन हमने ढूंढी, एंटीबायोटिक्स हमने ढूंढी, जो एकदम ट्रिमेंडसली चमत्कार था ह्यूमन वेलफेयर के जो है ह्यूमन वेलफेयर के तौर पर, या मैं उसको कहूं कि इट इज अ ट्रिमेंडस थिंग और ट्रिमेंडस अचीवमेंट फॉर द ह्यूमंस बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, आज इस चैप्टर में हमने ये सीखना है कि इन माइक्रोब्स का एक्चुअली क्या यूज है। ठीक है, इन माइक्रोब्स का क्या यूज है, इस पूरे यूनिट में हमने सीखना है व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब से क्या हानियां हैं, माइक्रोब से क्या फायदे हैं, इस पूरी यूनिट में हम लोग सीखेंगे। हानियों में हम पहले पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। ठीक है, डिजीज ईज, आपको कोई परेशानी हो रही है, मेरी बात समझ रहे हो? सो क्लास 12th बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर 8 हम पहला शुरू करने वाले हैं। इस यूनिट में
मैं इस चैप्टर के बारे में क्या कहूं, शब्द नहीं आते हैं मेरे पास। इस चैप्टर में आपने पढ़ना है जो है ट्रिमेंडस टाइप, अब डिजीज क्या है ट्रिमेंडस बोलूं, पर हाँ मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर्स बड़े ही अच्छे चैप्टर्स होते हैं, बस थोड़ा सा कुंचम आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो सब याद मैं आपको कराई दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपने क्या क्या डील करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज। ठीक है, अब एनसीईआरटी में थोड़ी सी कम डिजीजेस दी हुई हैं, पर हमको डिजीज ज्यादा पढ़नी है क्योंकि नीट में सवाल आ जाते हैं और आपको पता है कि शिप्रा मैम पढ़ा रही है, नीट में मैं पढ़ाऊंगी एक बार और, पर मैं चाहती हूं कि आपका सिलेबस जो है अभी ही नीट का कंप्लीट होता चले, साथ साथ कोई बर्डन ना पड़े। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज, एंटीजन, बहुत सारी चीजों के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे 2 भयंकर बीमारियों, एड्स और कैंसर के बारे में, और फिर आखिरी में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये 5 टॉपिक आपको इस चैप्टर में करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं, डिजीज क्या होती है। देखो हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये चीज पढ़ी भी है, व्हाट इज द हेल्दी मैन, और ये हम लोग तो 10th क्लास से पता है। अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली, ठीक है, फिट है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये भैया फिट है। ठीक है, पर अगर मैं बायोलॉजिकली टर्म के बारे में बात करूं, अगर मुझे डिजीज पढ़ना है तो किसी भी इंसान का फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। क्लियर? इफ द पर्सन इज नॉट फिजिकली फिट, इफ he or she having any type of तकलीफ, ईज लग रहा है उसको, अनईजी लग रहा है, अनईजी, तो उसको क्या है बच्चों, उसको है डिजीज। समझ में आ गई बात? सो एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी लीड्स टू द डिजीज। समझ में आई बात? एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी लीड्स टू द डिजीज। ईज का मतलब ये होता है कि आपकी जो ईजीनेस है, जो इजी बिजी गोइंग है, जो कंफर्टेबलनेस है, वो सब खत्म हो चुकी है और आपको कोई परेशानी है, दिस इज कॉल्ड एज डिजीज। ठीक है, सो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन द एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। ठीक है, हेल्थ का मतलब ये नहीं, अच्छा हेल्थ का मतलब सिर्फ यही मैंने बोला कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ऐसे इंसान को डिजीज नहीं है तो हेल्दी है, उसको मेंटली फिट होना जरूरी है, सोशली, इमोशनली, सब जगह से फिट होना जरूरी है। फिजिकली फिट हो गया और हेल्दी है तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, पर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डिजीज के बारे में बात कर रही हूं तो मैं ये बोलती हूं कि इस आदमी को डिजीज है क्योंकि ये अच्छा फील नहीं कर रहा है। अब वो अच्छा फील अगर किसी माइक्रोब्स की वजह से नहीं कर रहा है तब तो उसे बीमारी है, पर अगर वो अपनी मानसिक परिस्थितियों की वजह से फील नहीं कर रहा अच्छा अपनी भावनाओं की वजह से अच्छा फील नहीं कर रहा है तो उसे कोई डिजीज नहीं है, वो मेंटली फिट नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। पर अगर मैं बोल रही हूं उसको डिजीज है तो माइक्रोब्स की वजह से डिजीज है, तब वो बीमारी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो अगर मैंने किसी इंसान को बोला कि आप क्या हो भैया जी, फिट हो, बढ़िया जो है अच्छे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू फिट फिजिकली, यू हैव टू फिट मेंटली एंड यू हैव टू फिट सोशली। ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल फिजिकली इट मींस यू हैविंग सम डिजीज। ठीक है, इफ यू फीलिंग डिस्कंफर्ट ड्यू टू समथिंग इट मींस यू हैविंग डिजीज। समझ में आ गई बात? और फिजिकली अच्छा नहीं फील कर रहे, मेंटली की बात नहीं कर रहे हम लोग, अगर आप फिजिकली फिट अच्छा नहीं कर रहे हो, फील अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपको कोई बीमारी है। ठीक है, डन हो गया। तो हेल्थ समझ में आया, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली सबको फिट होना जरूरी है। फिजिकली इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपकी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो मतलब आपको कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब आपकी जो हेल्थ है वो कैसे इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, मैंने कोई बाहर से उड़ा के नहीं लेके आई हूं। ठीक है, अगर मैंने बोला हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, तो हेल्थ कैसे कैसे इफेक्ट होती है? हेल्थ इफेक्ट होती है वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर से। ठीक है भैया जी, मान लो कि किसी पेरेंट को हीमोफीलिया था, ठीक है, वो कैरियर था, ठीक, और उसके बेटे बेटी को हीमोफीलिया हो गया तो उसकी हेल्थ जो है वो खराब हो गई, तो जेनेटिकली उसको जीन्स ट्रांसफर हुए जिसकी वजह से हीमोफीलिया बीमारी हो गई, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, उसको और कोई बीमारी, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई। ठीक है, सो कोई बीमारी जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं मेरे बच्चों। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने वाले कारण हो सकते हैं, इसमें मेरा कोई पर्सनल रोल नहीं है, या जिस पर्सन को वो बीमारी है उसका कोई पर्सनल
पर्सनल रोल नहीं है, उसको जीन्स ही ऐसे मिले हैं कि उसके शरीर में वो बीमारी दिख रही है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, सो दैट द जो है हेल्थ कैन अफेक्टेड। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। वी ट्रैवल अ लॉट, वी गो टू स्कूल, वी गो टू टॉयलेट, वी गो टू रेस्टोरेंट्स, ठीक है, वी गो टू ठेला, वी ईट द पानी पूरी, वी ईट द चाट, वी ईट द एनीथिंग, सो दैट वी एक्वायर द इन्फेक्शन। इन सब चीजों से हमको क्या मिलता है? इन्फेक्शन मिलता है, जो हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है। सो इन्फेक्शन इज अनदर रीजन जिससे आपकी हेल्थ खराब होती है। एंड दूसरा लाइफस्टाइल। मैं आपको बताऊं इसकी शिकार तो मैं खुद हूं यार, इसकी शिकार तो मैं खुद हूं। लाइफस्टाइल, घर जाती हूँ, जैसे मैं सोचती हूँ कि पहले आपको अच्छे से पढ़ा देती हूँ, अच्छी एनर्जी लगा के पढ़ाती हूँ, तुमने देखा ही होगा, तुम सारे टीचर्स को देखो, मुझे देखो, मैं चाय 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 करती रहती हूँ, अच्छी एनर्जी लगाती हूँ कि थोड़ा टायर्ड हो जाऊँ, घर जाके सो जाऊँ। बट जैसे ही मैं ले डाउन करती हूँ अपने बेड पे, मुझे नींद नहीं आती है, ठीक है। देन आई स्टार्ट स्टडिंग सो मेनी थिंग्स, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी कोई नॉवल पढ़ने लगे, कभी कुछ और चीज़ें पढ़ने लगे। सो इससे क्या होता है कि नींद नहीं आती है, 4 बज जाता है, 5 बज जाता है, उसके बाद सुबह उठे और फिर ऑफिस आ गए, जिससे बहुत डार्क सर्कल्स होता है, मेंटली बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत खिजियाहट होती है, मारने का मन होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है। दिस इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इफ यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली, इफ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस, तो सो दैट यू कैन फील डिप्रेशन, यू कैन फील लेस एनर्जी, ठीक है, यू कैन फील एनीथिंग जो कि आपकी बॉडी को अच्छा फील नहीं करवाएगा, ठीक है। सो दिस इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आप देखो तो यहाँ पर आदमी खांस रहा है, दौड़ रहा है तो सांस छोड़ रहा है, छींक रहा है, दूसरों से बातें कर रहा है तो इन्फेक्शन दे रहा है। सो देयर आर 3 रीजन जिससे आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं हो, या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। सो ये समझ में आ गया, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। डिजीज की एग्जैक्टली डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है? व्हेन द फंक्शनिंग of one or more organ or system of human body is adversely affected, characterized by the various signs and symptoms called as disease. क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर हुई? जब आपकी बॉडी में एक से ज्यादा, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है, जब आपकी बॉडी में फंक्शनिंग जो है, वन एंड मोर ऑर्गन ऑफ द एडवर्सली ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन देयर एडवर्सली इफेक्टेड, जैसे कि सपोज दैट कॉमन कोल्ड किसी को हो गया है, तो अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है मेरे बच्चों, तो उसका कान भी दर्द होने लगेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको फीवर होगा, उसको ठंड लगेगी, उसको हेडेक होगा, उसको खांसी आएगी, छींक आएगी, नाक बहेगी। तो आपने देखा कि पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज, पूरे लंग्स जो है वो इन्वॉल्व है, और जो पर्सन है वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। सो if you are feeling any discomfort and your more than one body parts are involved or affected, it means you are suffering from some टाइप ऑफ डिजीज, राइट है? समझ में आई बात? और ये कैसे कैरेक्टराइज आप करते हैं? बाय द डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स के से आप ये पता लगाते हैं कि किसी पर्सन को बीमारी है या किसी पर्सन को बीमारी नहीं है, ठीक है। समझ आ गई है इतनी बात? इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स? क्या होता है सिम्टम्स? देखो भैया जी, अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, अगर किसी को कोई बीमारी है, सपोज दैट मुझे कोई बीमारी है, तो जो बीमारी पेशेंट को दिख रही है, ठीक है, जो बीमारी पेशेंट को दिख रही है, मैं ऐसे ही अपने पेशेंट को समझाती हूँ, जो बीमारी पेशेंट को दिख रही है, रोगी को दिख रही है, हे भगवान मेरा पेट दर्द दे रहा है, हे भगवान मेरी कमर दर्द दे रही है, हे भगवान मुझे उल्टी आ रही है, हे भगवान मुझे बुखार हो रहा है, तो पेशेंट जो फील कर रहा है वो है सिम्टम, और फिजिशियन या डॉक्टर जो चीज देखता है वो होते हैं साइंस। समझ में आ गई बात? तो जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिजिशियन जो एग्जामिन करता है, हार्ट बीट एग्जामिन करता है, जीभ एग्जामिन करता है, आंखें एग्जामिन करता है, तो दिस इज द साइंस। जो तुम्हें फील हो रहा है वो होता है सिम्टम, ठीक है। तो साइन कौन देखता है, साइन कौन करता है उलट पलट के? डॉक्टर। तो डॉक्टर देखेगा साइन और तुम्हें जो फील होगा वो सिम्टम। तो साइंस एंड सिम्टम से हम ये कंक्लूड करते हैं कि फलाने नाम के आदमी को ये बीमारी है। सो ये समझ गए आप लोग? आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम आर इन्वॉल्व and they are affected so that the body cannot feel well, it means we having disease, and by the evaluation of various signs and symptoms we can call it disease, right है बच्चों जी? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, अब we are going to talk about the disease, कि अब ऐसा नहीं है कि हर समय एक ही प्रकार की बीमारियां होती हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से प्रकार की बीमारियां हैं आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में आपका सिर्फ इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस दिया, पर एग्जैक्टली आपको देखना है कि कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। ह्यूमन डिजीजेज 2 प्रकार
प्रकार की होती हैं, एक होती है कॉन्जेनाइटल और एक होती है एक्वायर्ड। ठीक है, कॉन्जेनाइटल बीमारियां मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये वो बीमारियां होती हैं जो आपको, थोड़ा मैं रेड कलर से लिखती हूँ, जो बीमारियां आपको इनहेरिट होती हैं, इन है थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, है ना, ये बीमारियां जो होती हैं ये इनहेरिट होती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स। क्लियर? सो जो बीमारियां पेरेंट से इनहेरिट होती हैं उन्हें हम कॉन्जेनाइटल बीमारियां कहते हैं। एक्वायर्ड बीमारियां क्यों होती हैं? जो हमें आफ्टर द बर्थ मिलती हैं। एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है, जेनाइटल मतलब जेनेटिक्स, मतलब इनहेरिटेंस। ओके, तो जो बीमारियां हमको आफ्टर द बर्थ मिलती, जन्म के बाद जो बीमारियां मिलती हैं उन्हें हम एक्वायर्ड कहते हैं। हमने एक्वायर किया बीमारी, मुझे पटक ले और मुझे मार डाल, ठीक है, तो वो बीमारियां जो हमें जन्म के बाद मिलती है वो होती है एक्वायर्ड, क्योंकि हमने उसको एक्वायर किया है, और जो हमें जेनेटिक्स से मिली है, इनहेरिट हुई है, वो होती है कॉन्जेनाइटल। अब एक्वायर्ड भी हर प्रकार नहीं होती। अब किसी को कैंसर हो जाए तो लोग उसको देखने जाता है, लोग उसको बढ़िया फल फूल दे के आता है, अच्छी स्पीडी रिकवरी की विशेष देता है। पर अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाए, किसी को कोविड हो जाए, तो लोग कहते हैं ए दूर रहना, तू दूर रहना। तो इसका मतलब ये कि हर प्रकार की बीमारियां एक जैसी नहीं होती। ठीक है, सो एक्वायर्ड बीमारियां जो होती हैं ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बच्चों जी कम्युनिकेबल और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जो पर्सन टू पर्सन फैल जाती हैं, जैसे कि ज्यादातर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होते हैं ये पर्सन टू पर्सन फैल जाते हैं। जो फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं वो पर्सन टू पर्सन फैल जाते हैं। अब ये क्या होते हैं? जैसे आपने किसी के सामने खा दिया किसी के सामने आपने छींक दिया, अच्छी, ठीक है, किसी के सामने आपने थूक दिया, तो यहां से जो आपके वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिस, जितने जो फंगस, ये सारे जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं ये सब एयर में आ जाते हैं और एयर के माध्यम से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। फोमाइट क्या होता है? आपने पेन को मुंह में घुसाया, इसी पेन को आके दूसरे ने मुंह में घुसा लिया, तो ये क्या होता है? फोमाइट बॉर्न। आपने टॉवेल यूज किया, आपका टाल किसी और ने यूज कर लिया तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। आप अपनी हैंकरचिफ यूज करते हो, किसी ने आपकी रुमाल यूज कर ली तो उसको फैल जाएगा। सो इट इज अ फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन। ठीक है, तो फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं। हॉस्पिटल गए तो जनरली हम हॉस्पिटल की चीजों को छूते नहीं, ए सुनो ये मत छूना। अभी लोग कोविड के चक्कर में कुछ छूते नहीं है, ठीक है, इतने सारे वायरसेस आ गए हैं लेटेस्ट में, इसलिए छूते नहीं। पर ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो ऐसे दीवारों को मत छूते। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ऐसे सटते हुए चल रहे हैं, रेलिंग पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, नहीं, इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, आप बीमार नहीं है, आप स्वस्थ है, आप किसी को दिखाने गए हैं, ठीक है, आप किसी को एग्जामिन करवाने गए हैं, और अगर आप जो है हॉस्पिटल की रेलिंग्स पकड़ रहे हैं, अपने इस मुंह को दीवार पे चिपका रहे हैं, लोट रहे हैं वहां पे, तो अब वहां से आप बहुत सारे इन्फेक्शंस को अपने अंदर लेके आएंगे। सो इट इज कॉल्ड एज हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, इन्हीं को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट से फैले फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन, हॉस्पिटल से फैले नोजोकोमियल इन्फेक्शन, और जो पर्सन टू पर्सन फैले इट इज अ कंटामिनेटेड और इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, तो जब भी हम पर्सन टू पर्सन की बात करते हैं जो फैल जाए, किसी भी तरीके से फैले, इन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो लिखा भी है, जैसे कि जो पर्सन टू पर्सन फैले की कहते हैं कंटेजियस, कंटामिनेशन हो जाएगा, ए भैया मुंह में रख यार, खांस कैसे रहा है, तो इट इज अ कंटेजियस, क्योंकि कंटामिनेशन उसके मुंह से हमारे मुंह में आ रहा है। ठीक है, चलिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कम्युनिकेबल डिजीज जो पर्सन टू पर्सन फैल जाती है वो दो प्रकार की है, पर मैंने एक आपको और बताया, नोजोकोमियल। ठीक है, कंटेजियस जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती है, किसी से हाथ मिलाने पे फैल जाए, किसी के, अब वैसे भी आदमी पर्सन टू पर्सन छींक रहा है तो उसके मुंह में मुंह घुसाओगे तो ऑब्वियसली आपको हो जाएगा। खांसेगा कोई तो उसके मुंह में, हाँ ठीक है तू खांस ले भाई, मैं तो तेरा दोस्त हूं, पता चला अगले दिन आपको भी आने लगे, वो अपनी नाक बहा के आपके मुंह पे फेंक रहा है, तो ये ऐसा कोई करता नहीं, पर जो है ज्यादा सगे दोस्त जो होते हैं वो अपनी नाक निकाल के दूसरों के ऊपर फेंक भी सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऐसे भी बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, नॉन कंटेजियस जो होते हैं ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते, जिन्हें हम फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं, पर ये किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू फैल सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल के थ्रू बीमारियां फैल सकती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज दो प्रकार की हो सकती है, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। कंटेजियस वो होती हैं जो पर्सन टू पर्सन फैलती हैं, और नॉन कंटेजियस वो होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी के थ्रू फैलती है। एक पेन में मैंने मुंह में घुसाया, किसी ने घुसा लिया, तो मेरे मुंह के सारे बैक्टीरिया उसके अंदर चले गए। ठीक है, हालांकि मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं। ठीक है, सो ये होते हैं नॉन कंटेजियस थ्रू द कॉजिंग एजेंट। ठीक है, जान हो गई इतनी बात।
नाउ उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में हम बात करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं कि आप उनके साथ कुछ भी कर लीजिए, उनसे हाथ मिला लीजिए, उनको गले लगा लीजिए, उनके साथ बैठ लीजिए, ये कभी भी फैलते नहीं हैं। जैसे कि डेफिशिएंसी, अगर आपको आयरन की कमी है और अगर आपको एनीमिया है तो बाजू वाले भूषण भैया को नहीं हो जाएगी एनीमिया, ठीक है, तो बोले मैडम आपको एनीमिया है, हो भागो मैडम से दूर भागो, हमको भी एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। ना 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 ना, मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे एनीमिया हो गई है, वो नहीं खाएंगे तो उनको भी हो जाएगी, ठीक है। एलर्जिक, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस भी कभी फैलती नहीं है। जैसे कि मुझे बहुत भयंकर एलर्जी है कि कोई झाड़ू लगा रहा है, ठीक है, और तो वो जो झाड़ू की गंदगी होती है, घरों की सफाई, नॉर्मली मैं घर की बहुत ज़्यादा सफाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जब भी वो सफाई होती है तो आई फील लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, मतलब मुझे ब्रेथलेसनेस होने लगता है। पर अगर ये एलर्जी मुझे है तो उसी जगह पर ये भूषण भैया खड़े हैं तो इनको नहीं होगी, ठीक है। भूषण भैया कौन है? ये है, मेरा शूट कर रहे हैं जिससे मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, ठीक है, ये मजाक था। एडिक्शन, अगर मुझे शराब की लत है, मुझे नहीं किसी को भी लत है, सिगरेट की लत है, तो ये लत किसी और को नहीं हो सकती, और आपको पता है कि एडिक्शन से बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं। डीजेनरेटिव, अगर मुझे कोई डीजेनरेटिव डिजीज है, अंदर ही अंदर बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो रहा है, तो सामने वाले को नहीं हो सकता। कैंसर, कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो किसी को नहीं हो सकती अंटिल हम किसी वायरल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं जो फैल जाते हैं, पर आपके एनसीईआरटी में लिखा है कैंसर जो होता है फैलता नहीं है। उसके बाद मेंटल हेल्थ, अगर कोई पगलिया है, कोई पगला है, तो उसको देखकर कोई दूसरा सामने वाला पगला नहीं हो सकता, ठीक है। खैर, उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है, वो बेचारों की क्या कंडीशन होती है अपन कभी नहीं एनालाइज कर सकते बे यार बच्चों, ये तो कहना बहुत ही गलत है, मतलब मुझे तो सिल लेना चाहिए अपना मुंह। सो अगर कोई ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा है तो आप नहीं करेंगे, ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। सो ये होते हैं नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस, और एक होता है कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। कम्युनिकेबल इन्फेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, contagious and non-contagious. Contagious can be spread through the person to person and non-contagious can spread through the object, ठीक है। इनको हम फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं, राइट। डन हो गया, इतनी बात क्लियर हो गया, ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज जो होते हैं वो हमको बाय बर्थ मिले होते हैं, जिससे आपके कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती ही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ना फिनाइल कीटोनूरिया, तो उसमें एक जीन गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता, जिससे आपको फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी होती है। फिनाइल एलेनिन नहीं टूट पाता, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिससे आपको वाइट बनने लगती है बॉडी, मिलानिन नहीं बनता है, एड्रेनलिन नहीं बनता, थायरोक्सिन नहीं बनता, बहुत सारी और बीमारियां। तो जनरली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ वो ऑल्टरेशन करेंगे जिससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट बीमारी इज व्हाट? नेक्स्ट बीमारी इज एक्वायर्ड डिजीज, जो कि आपको आफ्टर द बर्थ मिलती है, ठीक है। जैसे कॉन्जेनाइटल डिजीज ये बच्चे को मिली है, पर एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीज होती है जो आपको कब मिलती है बच्चों? जो आपको मिलती है आफ्टर द बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलिए देखते हैं। अब उसके बाद जो आपकी कॉन्जेनाइटल डिजीजेज हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज के बारे में भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, नो, आपके एक्वायर्ड डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्वायर्ड डिजीजेज जो होती हैं वो दो प्रकार की थी, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज, जो पर्सन टू पर्सन जो होती हैं वो फैल जाती हैं। जैसे अगर आप किसी से देखो, पर्सन टू पर्सन का मतलब एड्स जो होता है, इसके साथ ये है कि इफ यू आर डूइंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द वन पर्सन इज अफेक्टेड विद HIV, इट कैन ट्रांसमिटेड, ठीक है। किसी फ्लूइड के थ्रू फैल गई है तो एक्चुअली एड्स जो है किसी को गले लगाने से नहीं फैलता, ठीक है, किसी से किस करने पर नहीं फैलता, किसी को जो है माथा चूमने से नहीं फैलता है बच्चों। हाँ, पर उसके लिए अगर बॉडी का कोई फ्लूइड कांटेक्ट में आ गया और ब्लड में वो चला गया तो फिर फैल सकता है, इसलिए इसको कम्युनिकेबल में रखा गया है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, कुछ भी कर लीजिए, इसमें इवन कैंसर भी बहुत सारे ऐसे वायरल कैंसर जो हैं, ठीक है, ह्यूमन सार्कोमा वायरस, ठीक है, ये ऐसे हैं जो फैल सकते हैं पर्सन टू पर्सन, पर आपकी एनसीईआरटी नहीं बताती, ओके। सो कैंसर जो होते हैं ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते, ओके। डन हो गई, इतनी बात क्लियर, आगे बात करें। अब आपकी जो बीमारियां हैं, जैसा कि मान लो मैं किसी कम्युनिकेबल डिजीज, इवन मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की भी बात करूं, तो डिजीज कैसे फैलता है? डिजीज जो है वो जनरली किसी माइक्रोब्स की वजह से फैलता है। अब मैं अल्कोहल एडिक्शन, मेंटल जो है हेल्थ के बारे में नहीं बात कर रही हूं, अब मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रही हूं कि अगर किसी पर्सन को अनईजी फील हो रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई माइक्रोब घुसा हुआ हो। अब माइक्रोब सिर्फ क्या बैक्टीरिया हो सकता है, सिर्फ वायरस हो सकता है? तो ना ना ना, जो आपका पैथोजन है, जो पॉजिटिव एजेंट
एजेंट है जिसको हम पैथोजन कह रहे हैं, जो पैथोलॉजी क्रिएट करता है। पैथोलॉजी मतलब जो सिम्टम क्रिएट करता है, जिससे आपकी बॉडी की पैथोलॉजी हो जाती है, ठीक है। पैथोलॉजी देखना पड़ता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, ओके। सो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिन्ट्स, इन सब ये सारे कॉजेटिव एजेंट हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, और हर एक एक कॉजेटिव एजेंट का हमको डिटेल में पढ़ना है कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट किस किस प्रकार की बीमारियां कॉज कर सकता है। सो अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड कॉज द डिजीज इन मैन, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन बीइंग में बीमारियां कॉज कर सकता है, और इन कॉजेटिव एजेंट को हम पैथोजन कहते हैं। सो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म which are responsible for causing various types of diseases in human beings called as pathogen. It can be bacteria, it can be virus, protozoans, helminths and fungi, ठीक है। इन सब से बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर? अब इसका एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं क्या बोलता है। चलिए, ह्यूमन एनसीईआरटी, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी माइंड वेयर द बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम तक जो हेल्थ है उसको कंसिडर किया गया कि स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। This is what early Greek Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that the person with black line belonged to the hot personality, ठीक, black bile, ठीक है। black bile जिनका होता है उनकी होती है hot personality, ठीक है। और अगर जो है बदन तप रहा है उनको भी जो है क्या belongs to the hot personality and would have fever हो सकता है, ठीक है। This idea was arrived, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ मैं। This idea was arrived at the this idea was arrived at by pure reflective thought. The discovery of blood circulatory by William Harvey using experimental method and demonstration of normal body temperature in the person with black bile. तो जिसका black bile होता है तो लोगों ने सोचा कि उसकी black bile जो है वो कॉज करता है फीवर। विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन का मेथड ढूंढा और उसके बाद उन्होंने जो है कंक्लूजन निकाला कि पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर डिसअप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ इन लेटर ईयर। ये सब अभी ऐसे चल रहा है बायोलॉजी। स्टेटेड दैट द माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर इम्यून सिस्टम एंड दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। अगर आप मेंटली फिट हैं, देखो कोई भी इंसान मेंटली, देखो फिजिकली आदमी खुश, अगर मेंटली वो खुश है ना तो उसकी फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा टेंशन होता नहीं है। मेंटली अगर वो खुश रहेगा तो वो बहुत काम कर सकता है, फिजिकली वो फिट रहेगा ही, ठीक है। तो ये यही लिख रहा है कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड, आपका इम्यून सिस्टम है, आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। हेंस माइंड एंड मेंटल हेल्थ कैन अफेक्ट द हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि जन्म से मिलते हैं, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल। तो इसका मतलब ये लाइफस्टाइल में अच्छा खाना खाइए, आप पानी अच्छा पीजिए, अच्छा एक्सरसाइज करिए और अच्छी हैबिट्स पालिए, इन सब से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। डन। The term health is very frequently used by everybody. मेरा हेल्थ अच्छा नहीं, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा, मैं तो हेल्दी खाना खाती हूँ, ठीक है। हेल्थ does not simply mean absence of disease, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि absence of disease है, और physical fitness. It could be defined as the state of complete physical, mental and social being. ये मैंने आपको बताया कि सब mentally होना चाहिए, emotionally होना चाहिए, physically होना चाहिए, सब जगह से आपको fit होना जरूरी है। When people are healthy, they are more efficient at work. जो people healthy होते हैं वो work पे ज़्यादा efficient होते हैं। तो मुझे देखते हैं ना, जब if I am feeling healthy ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेज तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ा सकते। इफ आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी, इफ आई एम नॉट फीलिंग पीस एट माई माइंड, तो मेरा हेल्थ कितना भी अच्छा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड में अगर 12 बजे हुए तो हेल्थ में 12 बज ही जाते हैं, ठीक है। द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो, ठीक है। बीमारी पड़े रहे, आज ऑफिस नहीं आएंगे, बुखार है, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। The health is also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, और ना तो प्रेगनेंसी के समय माँ की मृत्यु होगी ना बच्चे की, ठीक है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस द क्या लिखा है, इमेमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा इज द बेस्ट थिंग जिससे आप अच्छा मेंटल हेल्थ भी बना सकते हो, फिजिकल हेल्थ भी बना सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीली इन्फेक्शंस, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शन डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन द फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर द अचीविंग गुड हेल्थ। तो आपका पानी डिस्पोजल सही होना चाहिए, मच्छर में हमेशा जो है आपको दवाइयाँ डलवानी चाहिए, रेडिकेशन होना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे, ठीक है। Okay, now when the functioning of one and more organ in our system, the body is adversely affected,
characterized by the appearance of various signs and symptoms, we can say that it is not healthy and we have a disease. यही definition मैंने भी आपको बताई. Disease broadly grouped into two part, infectious and non-infectious. Disease जो transmit होती है person to person, इनको कहते हैं infectious. ठीक है, infectious are very common and everyone suffer from this infectious disease. ठीक है, some of infectious disease are AIDS, जिससे मृत्यु भी हो सकती है. Non-infectious जो होते हैं वो बहुत सारे मैंने आपको बताया, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, कैंसर, ठीक है, ये सारी बीमारियां फैलते नहीं हैं. ठीक है, सो बच्चों आज हमने क्या सीखा? ठीक है, सो दिस इज इट, हमने पढ़ भी लिया. सो आज हमने सीखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स, हमने सीखा व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज एंड टाइप्स ऑफ डिजीजेस. फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड ऑफ दिस चैप्टर. अब मैंने आपको बताया कि जो कॉजेटिव एजेंट हैं जिससे बीमारियां कॉज होती हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं. पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, हेलमिन्स, फंजाई सब हो सकते हैं. अब एक एक करके हम पैथोजन उठाएंगे और वो कौन कौन सी बीमारियां कॉज करती हैं उनके बारे में बात करेंगे. मैं हर बीमारी के बारे में अलग बात नहीं करूंगी, मैं हर बीमारी को एक ही लेक्चर में बताऊंगी. बैक्टीरियल एक में, वायरल एक में, फंजाई एक में, हेलमिन्थ एक में और आपका प्रोटोजोअल एक में. तो आई होप कि अच्छा जहां पे इंपॉर्टेंट लगेगा उसके लिए मैं अलग लेक्चर भी बनाऊंगी. जैसे मलेरिया के लिए मुझे अलग लेक्चर बनाना ही है. ठीक है, सो दिस इज इट. सो इस सेशन में आपको मजा आया होगा. ये सेशन जो है आपके लिए बहुत एनर्जी वाला भरा हुआ होगा, मजा आया होगा, फुल एंथुसियाज्म से आप भर गए होंगे, एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए रेडी हो गए होंगे. इसी उम्मीद के साथ अगर आप इसी तरीके से मेरे अच्छे लेक्चर चाहते हैं, यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन. क्लास 12th पे जाइए, मेरी फोटो पे क्लिक करिए, आपको सारे चैप्टर जो मैंने बना रखे हैं वो देखिएगा. वो चैप्टर जो है इट इज इनफ फॉर नीट एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन, सबके लिए हैं. MCQ भी बने हुए हैं, सब देखिए, एंजॉय करिए जितना आप एंजॉय कर सकते हैं. और बायोलॉजी को कभी भी बोझ मत समझिए क्योंकि बायोलॉजी इज वेरी क्यूट सब्जेक्ट. तो इसी तरीके से अगर हम साथ चलेंगे तो पहले ही थॉट में मैंने बताया कि वी रन टुगेदर, वी विन टुगेदर. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों. तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.